अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अहन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अहन शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज ये जो वीडियो है बड़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में मैं करने जा रहा हूँ, बैकग्राउंड में आप तस्वीर देख रहे हैं, बड़ा ही मोहब्बत करने वाली और मेरा बड़ा इनके साथ प्यार और एहतराम का रिश्ता था। साबिक DGISI जनरल हमीद गुल के हवाले से आज हम बात करेंगे। कुछ उनकी फैमिली मैटर्स के पे भी मैं रोशनी डालूंगा क्योंकि मेरा बड़ा करीबी इन तमाम मामलात में मैं बतौर जर्नलिस्ट देख रहा था। फिर वारान बस का मामला था जिस पे मैंने एक वीलॉग भी किया था, उस पर बात करेंगे। हमीद गुल की विरासत के हवाले से तो एक कंपोजिट किस्म का ये वीलॉग होगा। वारान बस में लास्ट जो मैंने वीलॉग किया था उस और इस वीलॉग में थोड़ा फर्क क्या है, ये तमाम चीजें जो है वो मैं आपके सामने लाऊंगा। सबसे पहले मैं हमीद गुल साहब की बात करूंगा, एक ऐसी शख्सियत जिसने पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसी को एक नया अंदाज दिया, एक नई सोच दी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI को दुनिया की बड़ी एजेंसियां जिनका पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से कई गुना बड़ा बजट है और डॉलरों में बजट है, जिनका CIA की बात करें, मोसाद की बात करें, MI6 की बात करें, अपने इधर रा की बात कर लें जो हमारा अजली दुश्मन है भारत, उसके हवाले से उनके मद्दे मुकाबल जिस अंदाज में खड़ा किया। और फिर आप अफगान वार देख लें या दीगर मामलात देख लें या पाकिस्तान के अंदर के मामलात देख लें, वो जिस अंदाज में जनरल हमीद गुल साहब ने डील किए वो कमाल ही था। अपनी रिटायरमेंट के बाद भी वो कहते हैं ना, उनके ही कौल है कि जनरल रिटायर जब हो जाता है, सिपह सलार रिटायर होता है तो वो रिटायर नहीं होता, वो तब भी जनरल ही होता है। तो वो हमने देखा कि हमीद गुल से जितनी मेरी मीटिंग्स होती रही, काफ़ी मीटिंग्स हुई। ये जो तस्वीर मैंने लगाई है ये ज़रा इब्तदाई जब हमारी दोस्ती या एक तल्लक आगे बढ़ रहा था, एक ट्रस्ट का रिश्ता डेवलप हो रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर है। ये तस्वीर मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि इसमें जो किताब आप देख रहे हैं ना, ये इसके बाद तस्वीर के बाद मेरे हाथ में थी, जनरल साहब ने मुझे गिफ्ट की थी और इसमें जो बातें हुई थी कमाल, बहुत 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 डेप्थ में। और ये तकरीबन अगर मैं भूल नहीं रहा तो हमारी 2 से 2.5 घंटे के बीच ये मीटिंग थी जनरल साहब की और मेरी, और हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया और बहुत सारी चीज़ें जनरल साहब ने मुझे वो बताई जो इससे पहले मतलब उस अंदाज में मैं नहीं देख रहा था। चीज़ों का दूसरा पहलू भी देखें, इसलिए कहते हैं कि आप ज़रूर देखा करें, टेबल क्विज साइट पे भी जाया करें और वहाँ से भी चीज़ों को देखा करें। इस साइड पे आप और नज़र से देख रहे होते हैं, उस साइड पे तो जनरल साहब ने मुझे काफ़ी कुछ बताया। जनरल हमीद गुल की पाकिस्तान के लिए अगर आप खिदमात की बात करें तो हमीद गुल आज अगर मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कितने आर्मी चीफ रहे, कितने ISI के सरबराह रहे और वज़ीर आज़म कितने रहे, लोगों ने मार्शल आर्ट तक लगाया, 8-8 10-10 साल तक हुकूमतें की, किसी ने वर्दी कब उतारी, किसी ने जब उतारी, लेकिन हमीद गुल आज भी मौजूद बहस है इसलिए कि हमीद गुल की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। और वो कंट्रीब्यूशन जो है अगर आप तारीख के अवराक को खंगालें तो आपके सामने आएंगी। आल दो के बहुत सारी उनके हवाले से ऐसी बातें भी की जाती रही कि जनाब उन्होंने ये, उनकी पॉलिसियों ने नुकसान किया, ये नुकसान किया, लेकिन अगर मजमूई तौर पे आप देखें, आप तारीख को, मैं कोई आपको कंक्लूजन नहीं देना चाहता, आप खुद पढ़ें, हमीद गुल को भी पढ़ें, बाकी चीज़ों को भी पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि हमीद गुल का इस मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था। आप जरा आगे चलते हैं, देखते हैं हमीद गुल चले गए तो लाजमी बात है कि जब कोई शख्स जाता है तो वो अपनी मेरास भी किसी को दे के जाता है। तो मैंने, क्योंकि मैं बड़ा करीब रहा इनकी फैमिली के, इनके मामलात बतौर जर्नलिस्ट मैं देखता भी रहा, आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे इधर उधर, तो लड़ाई भी इनकी फैमिली के अंदर हुई इनके बच्चों में, वो उसमें भी मैं बात करूंगा, अपनी राय दूंगा। तो अगर मिरास की बात करूं जो मुझे नजर आई, जो मेरा एक राय है, तो इन्होंने अपनी विरासत जो है, जो शऊरी विरासत है या अब ये कि इल्मी विरासत है, वो इनकी, मुझे इनकी बेटी में ज्यादा नजर आती है। उज़्मा हमीद गुल, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनके साथ, छोटी बहन तो नहीं है, बहनों की तरह है, क्योंकि वो हमीद गुल साहब मुझे शाजी कहते थे, वैसे उन्होंने मेरा नाम शाजी रखा हुआ था और शाजी कह के वो मुझे छोटा भाई भी कहते थे, और उस हिसाब से उज़्मा गुल साहिबा जो है वो मेरी भतीजी बनती है, लेकिन वो उम्र में मुझसे बड़ी है तो मैं उन्हें बहन कहता हूँ। तो उज़्मा गुल साहिबा से एक ताल्लुक, फिर उनके बेटे जो हैं उमर, अब्दुल्ला, उनको भी हम काम करते हुए देखते रहते हैं, चैनल्स पे भी देखते हैं, लेकिन जो मुझे शऊरी पुख्तगी उज़्मा गुल में नजर आई
اور مجھے یہ محسوس ہوا، اور میں نے جب کچھ فیملی کی تصویریں دیکھ رہا تھا، ان کا عظمیٰ گل صاحبہ سے ایک تو باپ بیٹی کا ویسے بڑا کنیکشن ہوتا ہے، تو مجھے یوں لگا کہ ان کا عظمیٰ گل صاحبہ سے زیادہ ایک قریبی کنیکشن رہا، اور اسی وجہ سے جو شعوری تربیت ہے وہ مجھے نظر آئی۔ اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو ہے وہ پاکستان کی جو مسلم لیگ ہے اس میں جو ہے وہ وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کالم لکھتی ہیں، میرا ویسے کالموں پہ بھی نظر پڑتی ہے ان کی، جنگ اخبار میں لکھتی ہیں اور کافی فکر انگیز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کشمیر کاز کے لیے بڑا کام ان کا ہے، وومین کو بڑا ایکٹیو رکھتی ہیں۔ تو یہ مطلب مجھے یوں محسوس ہوا کہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ ٹرانسفر ہوا، وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ چلے جی علمی چیزیں تو ٹرانسفر ہو گئی، یہ پراپرٹی کا کیا مسئلہ تھا، پراپرٹی کا کیا معاملہ بنا؟ تو اس میں دو سائیڈ کی سٹوریز ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ عبداللہ گل کی یہ سٹوری ہے کہ جو ہے ان پہ کیسز کیے گئے ہیں اس معاملات میں، جبکہ دوسری سائیڈ سے جو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عظمیٰ گل نے حق مانگا ہے، انہوں نے یہ وراثت ہے، باپ کا گھر ہے، باپ کی کوئی سیالکوٹ نارووال میں زمینیں ہیں، اس سائڈ پہ ہے، باقی کوئی مری میں ہے، باقی جو سرگودا والے ایریے میں ہے، تو وہ اس کو ملنی چاہیے، جس کا ہے بالکل یہ مطلب میرا جب یہ اس تمام چیزوں سے نالی میں آئی تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی بہن خوشی سے اپنے بھائی کے خلاف عدالتوں میں نہیں جاتی، بھائی بھی بہنوں کے خلاف نہیں جاتے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے کہ آپ کے معاملات تھانے کچہری میں حل ہو رہے ہوں، آپ پیش ہو رہے ہوں، وہ پیش ہو رہے ہوں، دونوں طرف سے، تو اس کو امیکیبلی اسی طرح جیسے علمی وراثت یا وہ چیزیں ہیں، اس کو بھی امیکیبلی سالو آؤٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ امیکیبلی سالو آؤٹ نہیں ہوا۔ اب عبداللہ گل اگر بہن کا جو حصہ بنتا ہے تو عبداللہ گل کو دل کھلا کر کے ان کو دینا چاہیے، اور بہن کو اگر حصہ مل گیا ہے تو انہیں ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ تو یہ معاملہ بھی ان کے مابین پینڈنگ ہے، جس میں یہ کچھ جو ہے آزاد ذرائع جن سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عظمیٰ گل کا جو کیس ہے عبداللہ گل کے حوالے سے، یا ان کا جو آپ یہ کہیں کہ ان کا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو حصہ جو ہے وہ جو ان کا وراثت کا حصہ بنتا تھا وہ نہیں ملا۔ ان کا بھائی ان کے خلاف اس لیے ہوا کہ انہوں نے وراثت کا حصہ مانگا، اور ان کی ایک بہن بھی ہے، وہ بھی ایک کوئی سلسلہ ہے۔ تو میرے خیال میں حمید گل کا ایک چھوٹا بھائی وہ مجھے کہتے تھے، ایک تعلق ہونے کے ناطے میں اس ویلاگ کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے بات، کیونکہ کوئی اور میں حمید گل صاحب کی کرنا چاہتا تھا، بات ادھر آ گئی، تو میں یہ کہوں گا کہ عبداللہ گل صاحب، آپ اگر عظمیٰ گل کا کوئی حصہ بنتا ہے تو بطور ایک حمید گل صاحب کے بھائی کے میں کہتا ہوں کہ یار ان کا جو بنتا ہے، جس کا جو بنتا ہے وہ ان کو دے دیں۔ ذرا بہن بھائیوں میں کیا تلخی ہوتی ہے، بہن بھائی کیوں ایک دوسرے کے خلاف عدالتوں میں جائیں، کیسز کریں؟ تو میں مطلب اس حق میں نہیں ہوں۔ اچھا، پھر ایک اور بات، جاتے جاتے حمید گل صاحب کی طرف میں نے جانا ہے، لیکن ایک اور بات، میں نے فرحان بس کے حوالے سے ایک ویلاگ کیا تھا غالباً 2020 میں اس وقت کرونا تھا، جو اسلام آباد انتظامیہ تھی راولپنڈی کی، اس نے ڈی سی راولپنڈی اور جو سی سی پی او متعلقہ RTO اور انہوں نے SHO وغیرہ نے ایک آپریشن کیا تھا، اور اس آپریشن میں ان کی جانب سے جو پریس ریلیز آئی تھی وہ میں نے اپنے ویلاگ میں پوری کی پوری وہاں جا کے بیان کی تھی کہ ان کا موقف یہ ہے، جبکہ عظمیٰ گل صاحبہ کے حوالے سے موقف جو بعد میں مجھے پتہ چلا ان کا یہ تھا کہ اگر آپ نے جگہ خالی کروانی ہے تو آپ آ کے ہمیں ڈاکومنٹ دکھائیں تو ہم جگہ خالی کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ نے ہراس ہمیں کیا ہے، اور جس انداز میں آپ لے کے گئے ہیں وہ انداز جو ہے وہ یہ کوئی مطلب قابل عزت انداز نہیں ہے۔ میں ایک قابل عزت فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرا جو ہے وہ ایک مطلب حمید گل صاحب کا ایک لیول ہے، میرا ایک جو ہے وہ معاشرے میں ایک مقام ہے۔ تو آپ اگر لینا چاہتے، جو ابھی مجھے انفارمیشن ملی بعد میں، تو عظمیٰ گل نے یہ موقف اپنایا کہ اگر آپ لینا چاہتے تھے تو آپ ہمیں بتاتے، اور اس کے علاوہ ان کا یہ موقف بھی ہے کہ ان کی کروڑوں کی جو پراپرٹی وہاں پہ چیزیں پڑی تھی، جو ان کی سارا کچھ بھی اس کا نقصان ہوا ہے، اور ان کو ایک اچھا خاصا مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ ایک ان کو مطلب جس انداز میں لے جایا گیا، وہ اس کی ویڈیوز بھی مطلب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، تو وہ معاملہ ایک، اور اس کے بعد انہوں نے غالباً
इसी ये अच्छा उनका एक और मौक़िफ़ भी है, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये मामला कोर्ट ऑफ लॉ में था, उसके बावजूद ये कार्रवाई की गई है। तो इसमें फिर वो मामला कोई फैमिली मैटर और शायद उस वक़्त जो पंजाब में कोई अहम शख्सियत एक ओहदे पे जो है वो ब्यूरोक्रेसी की बैठी हुई थी, जो उनका मौक़िफ़ है और उसके साथ मिल के कुछ ये मामला किया गया। तो मैं तो भाई बिल्कुल इस मामले के खिलाफ हूँ कि इस तरह नहीं, अगर वो देने को तैयार थी तो फिर आपको इस तरह ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने अपने वीलॉग में वो मौक़िफ़ बयान किया था जो उस वक़्त के सीसीपीओ का, उस वक़्त के डीसी का, उस वक़्त के आरटीओ का था, उनका बकायदा मैंने ज़िक्र भी किया था। तो अगर उज़्मा गुल देना चाहती थी, कहती कि अगर आप वो लीगली लेना चाहते हैं तो भाई लीगली लें, इस तरह वाक़यातन नहीं होना चाहिए था। अब वो केस जो मुझे पता चला है कि वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में वो चल रहा है और यकीनी तौर पे वो सब जुडिस मैटर भी है, सिविल कोर्ट में भी उस रिलेटेड केसेस है। तो सब जुडिस मैटर पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कुछ हक़ाइक़ थे जो मुझे बाद में पता चले, मैंने कहा अपने नाज़रीन पे इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए रखूँ जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैंने वो वीलॉग आपके सामने रखा था। तो मेरे ख्याल में अगर उज़्मा गुल साहिबा तैयार थी तो इस तरह की हरकत जो है वो नहीं करनी चाहिए थी, जो है वो पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को। अब ये किस हद तक वो लिंक था, ये बात जो मुझे कुछ ज़राए ने बताई है, ये मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। ये तो फिर जब साबित होगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, केस सब जुडिस है, मैं ज़्यादा फिर बोल नहीं सकता। मैं तो सिर्फ थोड़े से चंद हक़ाइक़ सामने जो मेरे तक पहुँचे हैं, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं कोई मैटर आपके सामने लाऊँ तो उसके कोई हक़ाइक़ मेरे सामने आए तो वो हक़ाइक़ भी मैं आपके सामने लाऊँ। तो ये वो थे, मैंने कहा ज़रा आपके सामने लाऊँ। लेकिन बात मैंने अमीर गुल साहब पे करनी थी, बात इस साइड पे निकल गई। तो अमीर गुल साहब से जब भी मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने जो जुमले मुझे कहे आज भी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। और खैर मैं कभी-कभी सोचता हूँ शायद इमरान खान साहब को भी उन्होंने ये कहा होगा, क्योंकि खान साहब भी अपनी तकरीरों में ये बड़ा इस्तेमाल करते हैं जुमला। अमीर गुल साहब ने मुझे कहा था कि शाह जी, इंसान तब हारता है जब वो खौफ से हार मान लेता है, खौफ से हार नहीं माननी। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़े भी बताए। उन्होंने बताया कि कैसे-कैसे उन्होंने मुश्किल वक़्त गुज़ारा, किस तरह वो नरगे में आ गए थे दुश्मनों के, कैसे एक दुश्मन उन तक एजेंट रहा का जो है उनके ऑफ़िस तक पहुँचा, कैसे उन्होंने उसको मतलब ढूँढ निकाला, कैसे इंसान को आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए। खुदा उसका मददगार होता है। तो आज मैंने कहा अमीर गुल साहब को थोड़ा-सा मतलब जो उनका एक ट्यूशन है उस लेवल का खराज तहसीन तो हम नहीं पेश कर सकते, लेकिन इन सियासी खबरों के दरमियान, उस्मान डार के इंटरव्यू के दरमियान, ये जी इमरान खान के केसों के माबैन और ये जी अफगानिस्तान और वो तमाम मामलात के माबैन थोड़ा सा उस हीरो को भी मेरा मतलब ना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मुझे अमीर गुल साहब छोटा भाई कहते थे। अब तक के लिए इतना ही, हीरो को खराज तहसीन पेश कर ले, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता था जो मैंने कहा। अब तक के लिए इतनी, अपने होस्ट राम शिराज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।